स्टोरी के शुरू होते ही हम पत्थरों के कुछ टुकड़े चांद से ज़मीन की तरफ आते हुए देखते हैं, जो अगर ज़मीन से टकरा गए तो पूरी इंसानियत तबाह हो जाएगी। इसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, जिसमें चांद की सतह पर एक बहुत बड़ी बेस बनाई जाती है। साइंसदानों का प्लान ये था कि वो बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करके इन चट्टानों के टुकड़ों को तबाह करेंगे, ताकि वो टुकड़े ज़मीन तक न पहुँच सकें। और इस मिशन को फुलफिल करने के लिए उन्हें चांद पर रहना होगा। आखिरकार चांद पर जाने के लिए न्यूक्लियर रॉकेट्स बनाए जाते हैं। पूरी दुनिया में ये खबर गर्दिश कर रही होती है कि चांद पर जाने के लिए न्यूक्लियर रॉकेट्स बनाए जा चुके हैं। इसके बाद हमें कहानी के मेन कैरेक्टर डुगू को दिखाया जाता है। उसे इस सब से कोई लेना देना नहीं था, बस वो अपनी कैप्टन के सामने आते ही उसे मुसलसल देखता रहता था। अब कैप्टन उसे उसकी सुस्ती की वजह से डांट देती है और वहाँ से चली जाती है। अब डुगू अपने कमरे में आकर नए नए तरीके ढूंढने लगता है कि आखिर मैं कैप्टन को कैसे इम्प्रेस करूं। वो चट्टान के टुकड़े भी इन्हीं की बेस ही की तरफ आ रहे थे। कैप्टन सभी को ये जगह छोड़ने का बोलती है, मगर डुगू अपने ख्यालों में मगन था। उसे कोई खबर नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। सभी लोग अपने रॉकेट्स की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो चांद की सतह को छोड़कर कहीं और स्पेस में दूर जा सकें। इसकी नज़र अचानक से स्क्रीन पर जाती है तो इसे समझ आ जाता है कि कोई गड़बड़ है। वो कमरे से बाहर निकलकर अपने रॉकेट की तरफ जाने लगता है कि इतने में बाकी सारे रॉकेट्स उड़ जाते हैं, सिवाय एक के जिसकी ड्राइवर कैप्टन थी। डुगू अपनी गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाकर कैप्टन वाली रॉकेट की तरफ जाने लगता है, मगर एक जगह से वह टकरा जाता है और पहुंच नहीं पाता। अब चट्टानों के टुकड़े काफ़ी करीब आ चुके थे, जिसकी वजह से मजबूरन कैप्टन को अपना रॉकेट उड़ाना पड़ा। अब डुगू रॉकेट्स वाली जगह पर आकर देखता है कि उसकी कैप्टन भी उसे छोड़कर जा चुकी है। रॉकेट्स के जाते ही अब चट्टानों के टुकड़े चांद पर गिरकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वह चट्टानों से बचने के लिए कभी इधर कभी उधर भागता है, मगर एक चट्टान अचानक से उसके सामने आ गिरती है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। खैर उसकी जान बच जाती है और एक तरफ भागता है। भागने पर उसे एक गड्ढा दिखाई देता है, जिसमें वो जाने लगता है तो तभी एक और धमाका होता है, जिससे वो उड़ता हुआ काफ़ी दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब कुछ इस तरह से होता है कि चांद पर से चट्टान का एक बहुत बड़ा पीस ज़मीन की ओर बढ़ रहा होता है, जिसकी खबर अभी डुगू को नहीं होती। वो होश में आता है, खड़ा होता है और ज़मीन की तरफ देखकर अपने लोगों पर गुस्सा करता है कि उन्होंने मेरा इंतज़ार नहीं किया और छोड़कर चले गए। तभी उसे खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके बाद वो टुकड़ा ज़मीन से टकराता है, जिससे डुगू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ज़मीन ऐसे लग रही थी जैसे आग का गोला हो। डुगू, जो कि अब चांद पर अकेला रह चुका था, वो अब बहुत मायूस था और उसके पास बेस में जाने के अलावा कोई और रास्ता भी मौजूद न था। वो बेस में जाकर सबसे कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, मगर कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आता। जैसे उसे पता चलता है कि बस वो अकेला इंसान बच चुका है, बाकी सब मर चुके हैं। और ये सब उसका दुख दुगना कर देता है। वो अपने साथियों को भी याद करता है। उसके पास इस बेस स्टेशन में इतना खाना मौजूद था जो कि उसकी मौत तक के लिए काफ़ी था। अब वो अपने ख्याली दुनिया में फिर से वापस चला जाता है। फिर कैप्टन के कमरे में जाता है, जहाँ जाने पर उसे थोड़ा सा हौसला मिलता है। वह शेव करके अपनी ख्याली दोस्त कैप्टन के साथ खाना खाने लगता है। इस दौरान उसे कोई खबर नहीं होती कि ज़मीन पर कुछ लोग तबाही से बच गए थे, जिनमें कैप्टन भी शामिल थी। वो स्क्रीन पर डुगू की उल्टी सीधी हरकतें देखकर सब हैरान थे। तभी प्रेसिडेंट कैप्टन को ऑर्डर देते हैं कि डुगू के जिंदा होने की खबर ज़मीन में हर जगह फैला दो, ताकि लोगों में जीने की उम्मीद पैदा हो। कैप्टन को ये आइडिया पसंद नहीं आता, इसलिए वो कहती है कि हमें डुगू की बजाय एक ऐसा इंसान पेश करना चाहिए जो खुद मुश्किलात से गुजरा हो। डुगू के पास तो सब कुछ मौजूद है। एक सुबह जब वो खाने के लिए जाने लगता है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई मौजूद है, क्योंकि खाने का एक पैकेट उसे नीचे पड़ा हुआ मिलता है जो उसने नहीं खोला था। अब डुगू आराम आराम से खाने वाले कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई लड़की लेटी हुई हो। डुगू उसे देखकर खुश और शर्मिंदा होने लगता है। वो आराम से आवाज़ें लगाता हुआ आगे जाता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक कैंगरू है। कैंगरू को देखकर ये लगता था कि जैसे वो डुगू के यहाँ आने पर खुश ना हो। अब उसे एक लोहे के राड से डराने की कोशिश करता है, मगर कैंगरू टस से मस नहीं होता, बल्कि उल्टा वो डुगू से वो डंडा खींचकर ऐसे तोड़ देता है जैसे कागज़ हो। अब उसे गुस्सा आता है और डुगू को लात मारकर दूर फेंक देता है। अब डुगू ये प्लान बनाता है कि किसी तरह से भी उसका गुस्सा ठंडा करना होगा। वह एक फीमेल कैंगरू के कपड़े पहनकर कैंगरू के सामने आ जाता है और ऐसा करके वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है। मगर जब उसे पता चलता है कि ये तो वही आदमी है, तो फिर वो उसे गुस्से से लात मारता है और डुगू जख्मी हो जाता है। लेकिन वो हार फिर भी नहीं मानता, इससे लड़ाई जारी रखता है। अब डुगू एक मशीन गन लाकर कैंगरू पर गोलियां चलाता है, जो कि छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं। इससे डर कर कैंगरू भाग जाता है। कैंगरू ने भागते हुए काफ़ी तबाही भी की थी। अब कैंगरू जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है।
डुगू गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे कैंगरू को गुस्सा आता है और डुगू को जोर से लात मारता है। अब डुगू असली गन उठाकर उसे शूट करने वाला होता है कि कैंगरू उसे थप्पड़ मारता है और दोनों लड़ते लड़ते नीचे जा गिरते हैं। तभी डुगू देखता है कि ज़मीन पर जो सिग्नल्स उसने भेजे थे उनका जवाब आ रहा है। उसे जानकर खुशी होती है कि कुछ इंसान अभी भी जिंदा हैं जो उस तबाही से बच गए थे, मगर उसे ये खबर नहीं होती कि ये सिग्नल ज़मीन से नहीं बल्कि कैंगरू की दुम डिवाइस पर लगने की वजह से आ रहे थे। वो लोग अभी उसे बचाने के लिए स्पेसशिप नहीं बना सकते थे। वो इमोशनल होता है और कैंगरू को बताता है कि हम जल्द ही ज़मीन पर वापस चले जाएंगे, लेकिन कैंगरू उसे फिर भी थप्पड़ मार देता है। अब उसे चांद पर रहते रहते 234 दिन गुजर चुके थे। अब उसने कैंगरू के साथ दोस्ती भी कर ली थी और ये प्लान भी बना लिया था कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा। फिर वो कैंगरू के साथ इसी बेस से निकलता है और कैंगरू को बताता है कि एक स्पेसशिप अभी भी चांद पर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से निकलेंगे और अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। वह स्पेसशिप के पास पहुँचते हैं और कैसे भी करके उसे अपने बेस तक ले आते हैं। डुगू उसे ठीक करने लग जाता है, इसके टूटे फूटे पार्ट्स बदली करने लग जाता है कि इसे अचानक पता चलता है कि ये स्पेसशिप सिर्फ 20 पाउंड का ही वजन उठा सकती है। तभी उन्हें यह स्पेसशिप चलाने के लिए अलग सिस्टम की ज़रूरत थी। डुगू को याद आता है कि न्यूक्लियर सिस्टम अभी भी चांद पर मौजूद है, जो उन्हें उसका सिस्टम और पेट्रोल हासिल करने के लिए ज़रूरत भी था। अब वो दोनों बहराकर रिसर्च बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर वह पूरा न्यूक्लियर सिस्टम मौजूद था। ज़मीन पर मौजूद लोगों को डुगू का न्यूक्लियर सिस्टम वाला प्लान मालूम पड़ता है। वो नहीं चाहते थे कि इसको इस सिस्टम पर काम करना चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि उसकी गाड़ी सिर्फ सूरज की रोशनी से चल सकती थी। सूरज की रोशनी चांद पर सिर्फ 14 दिन रहती थी और ये वही दिन थे जिसकी वजह से वो चल पा रहा था। वो रोशनी चांद पर इतना थी कि जिसकी वजह से डुगू की गाड़ी सिर्फ 6 किलोमीटर तक चल सकती थी, जबकि रिसर्च बिल्डिंग उनकी बेस से 8 किलोमीटर दूर थी। इसलिए मुमकिन चांसेस थे कि वो रास्ते में कहीं पर फंस सकते हैं और मर सकते हैं। इसीलिए वो बड़ी तेज़ी से इस तरफ जा रहा था। इस सारे दौरानिए में वो सिर्फ 4 घंटे ही सोता था और कैंगरू उसे वक्त पर जगा देता था। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी वो अक्सर ख्यालों की दुनिया में चला जाता था। एक दिन जब कैंगरू उसे ख्यालों की दुनिया से निकालता है और वो सामने देखता है तो चीखने लगता है, क्योंकि हकीकत ख्वाब से ज़्यादा डरावनी थी। फिर वो ऊपर से एक खाई में गिरते हैं और फिर आखिरकार कई दिनों के ख़तरनाक सफ़र के बाद वो उस रिसर्च बिल्डिंग तक पहुंच ही जाते हैं, यानी जहां पर न्यूक्लियर वेपन वगैरह मौजूद थे। वो इस बिल्डिंग में आगे बढ़ते हैं और थोड़े ही लम्हे के बाद डुगू को वो न्यूक्लियर बॉम्ब मिल ही जाता है। वो उसे नीचे उतारता है क्योंकि वो ऊपर लटकाया गया था। इसी दौरान कैंगरू को शैतानी सूझती है और वो कंट्रोल बटन को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगता है, जिससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब काफ़ी तेज़ी से हिलने लगता है। इस बात से गुस्सा होकर डुगू कैंगरू को वैन में बंद कर देता है और बॉम्ब लेकर वापस आने लगता है, जहां इस दौरान उसे खबर नहीं रहती कि वैन उसकी गाड़ी से अलग हो गई है जिसमें कैंगरू को बंद किया गया था। वो आगे जाकर थोड़े आराम के लिए बाहर आता है तो देखता है कि कैंगरू की वैन उसकी गाड़ी से अलग हो चुकी है। वो चाहता था कि कैंगरू को वापस ले आए, मगर सूरज डूबने की वजह से वो आगे जाने पर मजबूर हो जाता है। थोड़ा आगे जाकर उसे ख्याल आता है कि कैंगरू उसका दोस्त है, मैं उससे बेवफाई नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर कैंगरू के पास जाने लगता है और आखिरकार वो कैंगरू की वैन तक पहुंच ही जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो कैंगरू उसे प्यार से चाटने लगता है। इसके बाद वो अपना सफ़र फिर से बेस की तरफ शुरू कर देते हैं। वो दोनों खुद को जगाने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे और उधर सूरज भी उनसे दूर होता जा रहा था, जिससे वाज़ेह था कि वो जिंदा ना रह पाएंगे। तभी कैंगरू डुगू की तरफ मायूसी से देखता है। डुगू के जहन में ख्याल आता है कि जो सूरज की रोशनी उसने महफूज की थी उसे बचाने के लिए हीट ऑफ कर देता है, मगर उसका ये प्लान भी काम नहीं करता। आगे कुछ सफ़र के बाद उनकी गाड़ी आखिरकार बंद हो जाती है और इनके लिए मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही थी। सांस लेने के लिए भी उनके पास सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी। तब मायूस होकर डुगू बाहर आता है क्योंकि उसकी मौत बिलाखिर करीब ही थी। जब वो बाहर बैठा था तो कैंगरू को देखकर उसे एक प्लान सूझता है। वो अपनी गाड़ी के दरवाजे तोड़कर औजारों का इस्तेमाल करता है और एक स्लाइड बनाता है, जिसे अक्सर बर्फ़ पर तैरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डुगू उसकी रस्सी कैंगरू से बांधकर खुद स्लाइड पर चढ़ जाता है और कैंगरू तेज़ी से भागता हुआ आगे बढ़ने लगता है, जिससे उनकी मंजिल करीब आ रही थी। इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ी खाई आती है, मगर डुगू कैंगरू को छलांग लगाने का कहता है। तभी कैंगरू भी छलांग लगा देता है और डुगू अपने गैस टैंक को खोल देता है, जिससे दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और आखिरकार वो खाई को पार कर जाते हैं। इसके बाद वो न्यूक्लियर बॉम्ब और सिस्टम को बेस तक लाने में कामयाब हो जाते हैं। डुगू इस बात पर खुश हो रहा था, मगर उसे खबर नहीं थी कि एक और बहुत बड़ा एस्टेरॉयड उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो रॉकेट को चलाने की सोचता है तो क्या देखता है कि ज़मीन पर से दोबारा सिग्नल्स आ रहे हैं।
उसकी खुशी दुबाला हो जाती है। मगर तभी वो कैंगरू को एक मशीन की तारों से छेड़खानी करता देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये सिग्नल्स असली नहीं हैं और जो पहले आए थे वो भी कैंगरू की दुम की वजह से थे। अब वो फिर से मायूस हो जाता है कि असल में कोई इंसान जिंदा बाकी नहीं बचा, इकलौता इंसान मैं ही बच चुका हूँ। वो डुगू की इस मायूसी को देखते हैं और ये फैसला करते हैं कि डुगू को ये यकीन दिलाएंगे कि वो अकेला नहीं है। वो सब एक जगह इकट्ठे होकर अपनी लाइट्स का रुख चांद की तरफ कर देते हैं, जिन्हें डुगू देख लेता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता और इमोशनल होकर रोने लगता है। वो अपने सिस्टम को ठीक करता है जिससे वो अपने ज़मीन पर रहने वाले साथियों को देख पा रहा था, जिनमें वो कैप्टन भी शामिल थी। इसके बाद वो लोग फिर से स्पेसशिप बनाने लगते हैं ताकि डुगू को वापस लाया जा सके। वो लोग स्पेसशिप बना लेते हैं और इधर डुगू और कैंगरू ने भी अपनी स्पेसशिप रेडी कर ली थी, मगर उन्हें ये मालूम न था कि चट्टान का एक और टुकड़ा ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है। डुगू के चांद पर से रवाना होने पर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और इसी दौरान डुगू अपनी रॉकेट को इस स्पेसशिप के साथ जोड़ने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे उड़ाने लगता है तो कैप्टन को ये बुरी खबर मिलती है कि चट्टान का एक बहुत बड़ा पीस ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है और ये उस बड़ी चट्टान का हिस्सा था जिसने ज़मीन पर पहले तबाही फैलाई थी। ये दरअसल उससे अलग हो गया था। इस बार डुगू ही सबकी उम्मीद था क्योंकि उसके पास वो न्यूक्लियर बम मौजूद था, लेकिन अगर वो ज़मीन के वासियों को बचाएगा तो उसे खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस बात का जब कैप्टन उससे कहती है तो वो मान जाता है, ये जानते हुए भी कि उसे खुद की कुर्बानी देनी होगी। वो स्पेसशिप में कैंगरू को छोड़कर आने लगता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने मुश्किल में मेरा साथ दिया। इसके बाद वो बटन दबाकर कैंगरू को ज़मीन की तरफ भेज देता है और ख़ुद रोने लगता है, ये सोचकर कि ये मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। वो दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं। इसके बाद वो उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगता है जो ज़मीन की तरफ जा रही थी। वो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों से बचा करके आगे बढ़ रहा था, मगर अचानक एक टुकड़ा उसकी स्पेसशिप से टकरा जाता है जिससे वो बेकाबू हो जाता है। वो अपनी स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक दरवाज़ा तोड़ देता है जिससे स्पेसशिप थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। उसे बाद में ये पता चलता है कि स्पेसशिप का इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। अब वो फैसला करता है कि वो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को खींचकर ही चट्टान की तरफ ले जाएगा, जिसका साफ साफ मतलब था डुगू की मौत। लेकिन चूंकि उसे दुनिया को बचाना था, इसलिए वो बाहर आकर बॉम्ब को चट्टान की तरफ धकेलने लगता है। अब वो बिना किसी खौफ और डर के इस चट्टान की तरफ बढ़ रहा था और इसके स्पेस सूट का भी बुरा हाल हो रहा था। वो अपने आखिरी लम्हात में भी कैप्टन के बारे सोच रहा था। इतने में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो चट्टान मुकम्मल तौर पे तबाह और बर्बाद हो जाती है, जिससे वाज़ेह था कि डुगू की भी मौत हो चुकी है। इसके अगले दिन सभी लोग बाहर आकर आसमान की तरफ देखते हैं और डुगू की कुर्बानी को याद कर रहे होते हैं। वो उसे हीरो कह रहे थे क्योंकि उसने खुद को कुर्बान करके इंसानियत को बचाया था। फिर कई सालों के बाद इंसान ज़मीन को पहले जैसा बना लेते हैं, जहाँ कैंगरू को भी बहुत साफ सुथरा माहौल मिल चुका था। कैप्टन और उसकी टीम को भी दोबारा चांद पर भेजा जा रहा था ताकि वो चांद पर रहकर ज़मीन की हिफाजत का काम बखूबी निभाते रहें। इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर रिलीज एज एक्सप्लेन्ड की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।